स्टार्ट। नमस्कार बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। 2021 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, इसका भाग 2 लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हूं। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें हमने आपसे हिंदू ग्रंथ बताए थे, बौद्ध धर्म के ग्रंथ बताए थे, जैन धर्म के बताए थे और कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखा गया था, उसके बारे में चर्चा की थी आपसे। तो आज हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। मैं यहां पर एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके लिए हमारी 4 संस्थाएं मिलकर के स्टडी करती हैं और उसके बाद इसकी जानकारी प्रकाशित होती है। इसमें सबसे पहले है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद विदेश मंत्रालय, उसके मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और साथ ही यूनेस्को की भी हमें जब कभी मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भी इस संबंध में बहुत अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जिन पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करते हैं वो कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो यहां पर मैंने एक सूची बनाई हुई है, जिसमें सबसे पहले है अभिलेख संबंधी जो हमारे स्रोत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मुद्राएं तथा सिक्के, जो अनेकों जगह पर खुदाई करके मुद्राएं और सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनसे हमको किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद स्मारक, और स्मारकों में हम कुछ स्मारक हमारे देश के अंदर हैं, कुछ हमारे देश की सीमाओं के बाहर हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो स्टडी करने वाली संस्थाएं हैं वो देश के अंदर भी स्टडी करती हैं और बाहर से भी स्टडी करके वो हमें सूचनाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अन्य अवशेष, जो अन्य अवशेष हैं इनमें मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, औजार हैं, चित्र हैं, खिलौने हैं, तो इन सब से भी हमको जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, कैसी राज व्यवस्था थी, कैसी समाज की व्यवस्था थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अभिलेख संबंधी स्रोत हैं, जो अभिलेख हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो इन अभिलेखों में किस तरीके के अभिलेख हैं हमारे पास, ठीक है? तो इसमें शिलालेख हैं, गुफा लेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ताम्रपत्र लेख हैं और मुद्राओं पर अंकित तमाम ऐसे लेख हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। यहां पर हमने जो प्राचीन भारत में जो जगह जगह पर अभिलेख पाए गए हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की है और ये बताया है कि किस स्थान पर किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा हुआ बोग जकोई। बोग जकोई एक स्थान है मध्य एशिया के अंदर। 1400 ईस्वी पूर्व की जानकारी यहां पर मिलती है। तो इसमें क्या जानकारी मिल रही है कि यहां पर मित्र, वरुण, इंद्र और अश्वनी, ये जो हमारे देवता माने गए हैं हिंदू धर्म के अंदर, उनके बारे में यहां से जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात है पारशीक। पारशीक एक जगह है और वहां पर पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य, इसके द्वारा जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है कि जो ईरान के लोग थे उन्होंने भारत में आकर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राज्य स्थापित किया था और इससे ईरान और भारत के संबंधों की जानकारी मिलती है। अगली बात है नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम ये स्थान है और ये भी ईरान में है। यहाँ प्राचीन भारत एवं ईरान के संबंधों की जानकारी मिलती है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमने वो 4 संस्थाएं बताई थी, उन्होंने अध्ययन करने के बाद क्या किया है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में इनके अध्ययन केंद्र बनाए हैं, जिससे कि तत्कालीन व्यवस्था और संबंधों की जानकारी मिल सके। एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग में एक केंद्र खोला गया है
और उस केंद्र में इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और विश्वविद्यालयों में भी केंद्र खोले गए हैं, तो इनसे हमको जानकारी मिलती है कि किस तरीके से हमारे संबंध थे इनके साथ। इसके बाद पर्पोपोलिस, पर्पोपोलिस ये भी जगह है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है, जो पश्चिम एशिया जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरियन, इंडो पर्सियन और इंडो ईरानियन, ये 4 तरीके की जो है वहां की कल्चरल, ट्रेड, कॉमर्स और सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इन सारी की सारी जानकारी हमको मिलती है इनसे। इसके बाद देखें अशोक। अशोक के बारे में अगर बात की जाए तो उसने अपने जीवन पर्यंत बहुत सारे लेख लिखवाए थे, राजाज्ञाएं लिखवाई थी, वो शिलालेखों पर लिखवाए, उसने गुफा लेखों में लिखवाए, स्तंभ लेखों पर लिखवाए। तो उसने तो सारे जीवन जो है वो यही कार्य किया था। इसमें शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, कौशाम्बी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर के अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख मिलते हैं अभिलेखों के रूप में। जब हम आपको अशोक का अध्ययन करवाएंगे तो एक विस्तृत जानकारी इसके बारे में देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत स्थान है। तो इसमें जानकारी हमें मिलती क्या है? साम्राज्य के बारे में, धर्म के बारे में और शासन की नीतियों के बारे में, साथ ही जनकल्याण संबंधी जो राजाज्ञाएं होती थी वो भी अशोक जो है वो शिलालेखों पर लिखवाता था। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का दरबारी लेखक था हरिशेन है, और उस हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया हुआ है। उसमें प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद जिसको हम कहते हैं, आज उसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज अब कर दिया गया है, उस समय केवल प्रयाग के नाम से था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पर भी एक लेख मिलता है, अभिलेख मिलता है, जिससे समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हमको दिखाई देता है, वहां पर जानकारी मिलती है। अगला है खारवेल। खारवेल जो है वो दक्षिण भारत के बारे में हमें जानकारी देता है कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्था हुआ करती थी। इसके बाद है, इस खारवेल को हाथी गुम्फा भी कहते हैं, दक्षिण भारत में है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐहोल, ऐहोल जो है वो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था, हर्ष जो कि उत्तर भारत का एक माना हुआ शासक था, जिसकी राजधानी कान्यकुब्ज हुआ करती थी उस समय, जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उसकी और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। इसका हमको ऐहोल अभिलेख से वर्णन प्राप्त होता है। अगली बात है ग्वालियर। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है और प्राचीन काल से ही एक तरीके से राजघरानों का स्थान रहा है। तो यहाँ पर जो है गुर्जर और प्रतिहार शासकों की जानकारी यहाँ पर मिलती है कि किस तरीके से इसमें संघर्ष हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, जिसको उसमें एक और जुड़ जाता है बाद में राष्ट्रकूट, तो उसको ट्रिपार्टिएट स्ट्रगल भी कहते हैं। तो इनके बारे में काफी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद है विदिशा। विदिशा जो है मध्य प्रदेश में ये भी है, उज्जैन के पास में बहुत ही विख्यात नगर है, और इस नगर में इंडो ग्रीक संबंध के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इंडो ग्रीक का मतलब यूनान, हिंद यूनान के क्या संबंध थे, किस तरीके से यूनानी आए, कैसे उन्होंने व्यापार किया, किस तरीके से हिंदुस्तान की व्यवस्था के बारे में लिखा, तो वो वहां पर हमको अभिलेख से जानकारी मिलती है। और इसके बाद है विदिशा में गरुड़ स्तंभ मिलता है ये, और इसके बाद बहुत सारे, ये तो चंद मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बहुत लंबी सूची है, तो उनसे हमको जानकारी मिलती है। अब इसके बाद हम देखें, अगला जो हमारा हमने लिया हुआ है वो है मुद्राएं एवं सिक्के, मुद्रा तथा सिक्के। तो जो मुद्राएं हैं वो तात्कालिक समय की बहुत सारी जानकारी देती है। यहां पर हम आपको बताएं, ये स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, कांस्य मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं और मिश्रित मुद्राएं या और मोहरें इत्यादि मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो मुद्राएं मिली हैं खुदाई के द्वारा, उनसे हमें क्या जानकारी मिली है उनके बारे में बात करेंगे। तो प्राचीनतम खंडित मुद्राएं जो हैं, जो लगभग 8वीं शती पूर्व की मानी जाती हैं, ये जब हमें मिलती हैं तो ये खंडित रूप में मिलती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय तक जो है वो बहुत ज्यादा धातुओं का उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। इसके बाद आहत सिक्के कासारपण, इसका मतलब है कासारपण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
कांसार्पण का मतलब होता है कांसा। तो जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी है, तो उस समय दुनिया में 5 प्रमुख सभ्यताएं हैं जिनको कांस्य की सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। ये 5 थी: चीन की हुआंगो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, और इसके बाद भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद यवन सिक्के, जो यवन लोग हिंदुस्तान आए, उन लोगों ने सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा मजबूत प्रमाण हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन ईसा से लगभग 200 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक की जानकारी मिलती है। अब अगली बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें। देखिए, मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, तो कई जगह से इस तरीके की वस्तुएं मिली हैं जिनको ये कहा जाता है कि वो मुद्राएं होंगी, और उनसे सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसे हमें तिथि निर्धारण करने में बहुत आसानी होती है। अब इसके बाद है इंडो बैक्टीरियन मुद्राएं। इंडो बैक्टीरियन मुद्राएं जो तत्कालीन राज व्यवस्था के बारे में बात करती हैं, ये भी। और इस पर इंडो पर्शियन मुद्राएं, ये शासकों और व्यवस्थाओं की बात करती है। फारस की खाड़ी की तरफ से जो लोग आए थे, उनको उनके आने से जो एक नए संबंध बने थे, उनको इंडो पर्शियन कहा गया था। तो उसमें कौन से शासक थे, उनकी क्या व्यवस्थाएं थी, समाज में क्या आर्थिक तंत्र था, इन सारी जानकारी हमको ये सब मिलती है। इसके बाद समुद्रगुप्त की 6 मुद्राएं। समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और गुप्त काल, जिसको कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत ही विख्यात रहा है। उसने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। अगर मुद्रा के क्षेत्र में देखें तो समुद्रगुप्त का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कारण उसका ये है, इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, और इन 6 प्रकार की मुद्राओं में 6 अलग अलग तरीके के योगदान या 6 अलग अलग तरीके के अचीवमेंट्स दिखाई गई थी। इसमें खास तौर से जो उसकी एक मुद्रा है, उस पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। एक में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, एक में वो व्याघ्र का पीछा कर रहे हैं, वो दिखाया गया है। एक में वो लोगों को कुछ बांट रहे हैं, वो दिखाया गया है। तो उन सब से क्या जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था। वो संगीत में भी रुचि रखता था, वो जन कल्याण में रुचि रखता था, शिकार करता था, और बहुत सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद कनिष्क के सिक्के। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे सफल शासक हुआ था, ठीक है, और इसने पुरुषपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। तो कनिष्क के समय में एक बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। तो यहां से जो हमें सिक्के और मुद्राएं मिलते हैं, तो उनसे कनिष्क के समय की जानकारी मिलती है। कश्मीर के बारे में, वर्तमान पाकिस्तान का उत्तरी इलाका, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। पुरुषपुर उसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसको आजकल पेशावर कहा जाता है। अगली बात, कुमारगुप्त के सिक्के। कुमारगुप्त गुप्त काल का एक और शासक था जिसने जो सिक्के ढलवाए थे, उसमें खास तौर से उसने वैदिक चीजों को शामिल किया था, जिसके कारण से उसमें क्या है, यज्ञ प्रणाली और राज व्यवस्था की जानकारी हमको उन मुद्राओं से प्राप्त होती है। अगली बात है शातकर्णी की मुद्रा। शातकर्णी जो है वो शक वंश का था, और इसने जो है मुद्राएं जो छपवाई थी, उसमें अपना देश के बाहर उसने क्या किया था वो बताया था। उसमें खास तौर से जलपोत और व्यापार का वर्णन मिलता है। उसमें ये जानकारी मिलती है कि भारत के उस समय संबंध जो थे, जो व्यापार होता था, वो समुद्री व्यापार भी होता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें, जो कि बहुत ही विख्यात है गुप्त काल का शासक, उसके पराक्रम, विजय और उसकी शासन व्यवस्था की जानकारी उसकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। इसके बाद हर्षवर्धन के सिक्के। हर्षवर्धन, जिसको उत्तर भारत का उस समय सबसे लोकप्रिय शासक माना जाता था, उसने जो सिक्के ढलवाए थे उसमें उसकी विजयों का वर्णन है और साथ में उसकी धार्मिक नीति का वर्णन है। क्योंकि ह्वेनसांग इस समय आया था, और ह्वेनसांग और भास्कर वर्मन के साथ मिलकर के ये जो है प्रयाग में एक बहुत बड़ा बौद्ध संगीत या सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। हम यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था,
और उसके दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान रहता था, जिसने हर्षचरित और कादंबरी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हुई हैं। इसके बाद अन्य मुद्राएं और इसके अलावा बहुत सारी मुद्राएं जो है वो मिलती हैं, जिनसे हमको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। हाँ, अब तीसरी बात आती है, तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है स्मारकों के बारे में बात करेंगे हम। स्मारक का मतलब पुरानी इमारतें या पुरानी चीजें जिनके द्वारा हमको जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है कि ये देशी और विदेशी, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे स्मारक हैं और देश के बाहर भी, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था। हमारा वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, अंत तक जरूर देखना। तो इसमें स्मारकों में मंदिर हैं, विहार हैं, स्तूप हैं, शिक्षा गृह हैं और इसके अलावा अन्य प्रकार के किले इत्यादि या नगरों के या मकानों के अवशेष मिलते हैं, उनसे जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन से स्मारक हैं जिनसे हमको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहां पर 1921 में पहली बार राखालदास बनर्जी के द्वारा जब खुदाई करवाई गई थी, उसके बाद दयाराम साहनी और उसके बाद मार्शल, बहुत सारे पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया, तो उससे हमको जानकारी मिली। क्या मिली? सैंधव सभ्यता की जानकारी ही तब हुई। उससे पहले पता ही नहीं था किसी को कि सैंधव सभ्यता कोई रही होगी या सिंधु घाटी की सभ्यता रही होगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में हड़प्पा की संस्कृति भी कहते हैं। अब इसके बाद देखें नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला का नाम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कारण उसका यह है कि यहाँ पर शिक्षा गृह थे, विश्वविद्यालय थे। हमारे देश के केंद्रीय विद्यालय का जो गान लिखा गया है उसमें लिखा है कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ही स्थान जो है वहां पर जो प्राचीन चीजें मिली हैं उनसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे देश की सरकार ने, भारत सरकार ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है और बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पर एक और बढ़िया विशाल विश्वविद्यालय होगा जो फिर से हिंदुस्तान का नाम विश्व में करे। ओके, आगे चलते हैं। मथुरा और पाटलिपुत्र। मथुरा और पाटलिपुत्र, यहां पर क्या मिलता है? राजप्रासाद मिलते हैं, महल। राजप्रासाद का मतलब है महल मिलते हैं और विहार मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर जो है वो बौद्ध जानकारी मिलती है। मथुरा में तो मथुरा के पास एक जगह है जिसका नाम है माट। इस माट जगह पर कुषाण की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है और वहां पर और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। आइए आगे चलते हैं। सांची और भरभत, ये स्तूप हैं और विहार हैं। सांची का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है, अशोक ने बनवाया था और इसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहते थे और बौद्ध धर्म की विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया जाता था। इसी तरीके से बहुत सारे विहार बने हुए हैं, उन विहारों में भी बौद्ध धर्म के उपासक रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो प्रयाग से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। वहां पर खुदाई के दौरान बहुत सी जो है इमारतें मिली हैं और पता चला है कि एक राजा था जिसका नाम था उदयन। उस उदयन राजा ने यहाँ पर जो है वो घोषिताराम विहार बनवाया था। यहाँ पर ये बहुत ही, जब भगवान बुद्ध ने यात्रा की थी, अपनी वर्षावास किया था, तो ये माना जाता है कि कौशाम्बी से होते हुए वो आगे गए थे। अगला है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है वो एटा और मैनपुरी जिलों के बीच में स्थित है ये जगह और ये बहुत ही प्राचीन जगह है। यहाँ पर एक खेड़ा बना हुआ है, मतलब टीला है जहाँ पर खुदाई की गई है और ये 1000 ईस्वी पूर्व में किस तरीके से लोहे का उपयोग होता था उसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। आगे चलते हैं। अरकमेडु। अरकमेडु ये पांडिचेरी के पास में है। यहाँ रोमन सिक्के मिलती हैं, यहाँ दीपक और बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद देवगढ़। देवगढ़ ये झांसी के पास में है और यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं और कुछ इस तरीके की मूर्तियां हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है कि उस समय में धर्म की क्या स्थिति थी।
इसके बाद देखें अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये जो गुफाएं हैं इनमें बहुत सारे चित्र छपे हुए हैं, बहुत सी बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें भीतरगांव का मंदिर। ये भीतरगांव का मंदिर जो है कानपुर के पास है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर तत्कालीन धर्म और कला की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें खजुराहो का दिलवाड़ा मंदिर है। खजुराहो का दिलवाड़ा मंदिर अगर ले लें, खजुराहो का मंदिर और दिलवाड़ा का मंदिर दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग धर्मों की उस समय की कलात्मक जानकारी देते हैं और उस समय की विचारधारा की जानकारी हमको देते हैं, जिससे कि उस समय की कल्चर क्या थी, हमारी हेरिटेज क्या थी, उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद राजराजेश्वर मंदिर, ये दक्षिण भारत में जो दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है और यहाँ पर कला और वास्तुकला की जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद है अन्य और बहुत सारे इस तरीके के अवशेष हैं। यहाँ पर सभी अवशेषों के बारे में चर्चा करना संभव हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने कुछ खास स्थान आपके लिए लाए थे चुन करके, जो कि अक्सर सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं विदेशी स्मारक। अब जरा देश के बाहर चलते हैं, वहां देखते हैं कि कहां पर किस तरीके के अवशेष मिले हैं, स्मारक मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बोरोबदूर। पहले हम चलते हैं पूर्वी एशिया की तरफ। पूर्वी एशिया में कहां पर मिलते हैं, तो बोरोबदूर जावा में है। तो देखिए जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सभी देशों के अंदर प्राचीन काल में भारत के संबंध थे इनके साथ में। तो वहां पर जो बोरोबदूर मंदिर है वो जावा में है, जहां पर स्तूप है और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था, उसकी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद अंकोर वाट, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कंबोडिया में है। यहाँ पर हिंदू धर्म की कला और संस्कृति का परिचय हमको मिलता है, खासतौर से विष्णु भगवान की यहाँ पर और देवी की प्रतिमाएं मिलती हैं और स्थान मिलते हैं। इसके बाद मलाया एक द्वीप है और उस द्वीप वहां पर भी हमारे लोग गए थे हमारे देश के, उन्होंने वहां हिंदू परंपराओं का विकास किया था, उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें बोर्नियो में एक जगह है मुकरमन नामक जगह पर, यहाँ पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है और खास तौर से विष्णु भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बाली बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहां पर भी हिंदू धर्म और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके बाद अब हम ये सारे जितने भी स्थान थे, ये स्थान थे पूर्वी एशिया के। हम आपको एक बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं, वो ये कि एक चीनी स्रोत के द्वारा ये पता चला है, उसने जब अपने देश के स्मारकों का अध्ययन किया तो उसने एक बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत किया है और उसने कहा है कि चीन के दक्षिण में जो फुन्नान, मीनाम, मीक्यांग जो इलाका था, उस इलाके के अंदर बहुत सारे भारत के अवशेष मिले हैं, स्मारक मिले हैं। उसके अनुसार एक वर्णन उसने किया है, उसने कहा है कि यहाँ पर लगभग 200 बौद्ध परिवार रहते थे, है। इसके बाद उसने बताया है कि 500 व्यापारियों के परिवार यहाँ पर रहते थे, लगभग 1000 जो है ब्राह्मणों के परिवार रहते थे और कुछ हिंदुओं के परिवार रहते थे। कहने का मतलब उसने पूरा एक विवरण दिया है जो इस बात के लिए हमें बताता है कि किस तरीके से वहां पर हमारा संबंध था। अगली बात, अब हम बात करते हैं पूर्वी एशिया की। पूर्वी एशिया सबसे पहले चलते हैं बन्यान बहुत ही फेमस जगह है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ घटनाएं हुई हैं जहां पर बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से अशांति फैली हुई है। ये अफगानिस्तान का इलाका है, लेकिन इस समय अफगानिस्तान में भी नहीं है, थोड़ा सा और कजाकिस्तान की तरफ है। यहाँ पर बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं और पूरी बौद्ध विचारधारा इस क्षेत्र उसकी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद गांधार, तो महाभारत काल में गांधारी का नाम किसने नहीं सुना होगा। गांधार प्रांत की राजकुमारी हुआ करती थी, जिनका विवाह भारत के राजकुमारों के साथ हुआ था, ठीक है, राजकुमार के साथ हुआ था। और उसके बाद एक लंबी कहानी चलती है जिसको कि हम महाभारत के रूप में जानते हैं, तो उस समय की जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद चले कंधार भी अफगानिस्तान में है, वहां पर भी भारतीय कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके बाद बर्मा, जो हमारा निकट में देश है, बर्मा के साथ बहुत ही अच्छे
संबंध हमारे रहे हैं बर्मा के साथ में। तो बर्मा का पहले जो नाम था वो अलग था, ठीक है। तो श्री क्षेत्र इसको कहते थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो भारतीयों ने जाकर के शासन स्थापित किया है। अनिरुद्ध नाम का राजा था जिसने वहां पर जाकर के शासन स्थापित किया था, तो उसके महल के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे, चाहे श्रीलंका ले लें, चाहे जावा सुमात्रा बोरियो ले लें, और जो मध्यका क्षेत्र है इसके बहुत सारे अवशेष वहां पर मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे दक्षिण भारत के जो चोल शासक थे, उन्होंने श्री विजय के राजाओं के साथ युद्ध किया था, और वो उस युद्ध का कारण व्यापार था। इसकी जानकारी हमको स्मारकों से मिलती है। अब बात करेंगे अन्य अवशेषों की। अन्य अवशेषों पर अगर हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मूर्तियां हमको मिलती हैं खंडित, जिसमें जनसाधारण की जीवन शैली और कला का वर्णन मिलता है। इसके बाद चित्रकला, चित्रकला की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत सी जगह दीवारों पर और बहुत सी जगह फर्श पर, स्तंभों पर तरह तरह की कला हमको दिखाई देती है। उससे भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद बर्तन आप देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के और हर्षवर्धन के काल तक अनेकों प्रकार के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांसे के मिले हैं, तांबे के मिले हैं, चांदी के मिले हैं, सोने के मिले हैं, लोहे के मिले हैं, हर धातु के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनसे जानकारी मिलती है। इसके बाद बटखोरे, बटखोरे बहुत ही महत्वपूर्ण। बटखोरे का मतलब है माप और तौल के साधन जो थे, जिनसे अनाज नापा जाता था, तौला जाता था, वो मिले हैं। तो उनसे भी हमें ये पता चलता है कि उस समय जो एक्सचेंज होता था, मतलब लोग एक दूसरे को चीज देते थे, यानी कि व्यापार होता था, उसकी जानकारी मिलती है। आगे अगर हम देखें तो आभूषण या गहने, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के लंबे समय तक अगर आप देखें तो कहीं कंघी मिल रही है, कहीं कुंडल मिल रहा है, कहीं पर जेवर मिल रहा है, कहीं पर अलग अलग चीज, मोतियों के, मिट्टी के, तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। उनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है भारत के इतिहास की। अगली अन्य वस्तुएं, इसके अलावा बहुत सारी मानव जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं, चाहे वो फावड़ा हो, कुदाल हो, कृषि के यंत्र हो, या व्यापार की छोटी मोटी चीजें, वो बहुत सारी प्राप्त होती हैं।